आज बच्चों हम इस वीडियो में रूसो के साम्य समझौते सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अपन पिछले वीडियो में हाफ्स और लॉक के साम्य समझौते पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रूसो का साम्य समझौता उन दोनों से भिन्न है। हाफ्स और लॉक के समान ही रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है। रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचार। हाफ्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार अपन चर्चा कर चुके हैं, जो मानव को स्वार्थी, झगड़ालू, संवेगों का पुंज मानता है। इसके विपरीत लॉक मानव को एक विवेकशील प्राणी मानता है। लेकिन रूसो मानव स्वभाव के संबंध में उनकी विचारधारा का अध्ययन दो निबंधों के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे थे। इस संबंध में उसकी विचारधारा हाफ्स और लॉक दोनों से ही नितांत भिन्न है। जैसा कि हाफ्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर और हिंसक होता तो क्या मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए। दूसरी ओर लॉक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक माना है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, और ये भाव मुख्यतः 2 प्रकार के थे। प्रथम आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति, और द्वितीय दया। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसके शब्दों में उसने मानव को आदर्श बर्बर यानी नोबल सैवेज की संज्ञा दी है। ओके, अब मानव स्वभाव को जब आदर्श बर्बर रूसो बता रहे हैं, तो उनकी प्रकृति अवस्था का स्वरूप कैसे होगा, अपन खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रूसो द्वारा चित्रित प्रकृति अवस्था न तो हाफ्स के समान सभी के विरुद्ध युद्ध की थी, और न ही लॉक की भांति शांति और सुदृढ़ता की अवस्था जैसी थी। ये ऐसी दशा थी कि जिससे व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। वास्तव में वह एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके अनुसार आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी, और वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था, और बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था। पशु की भांति न तो उनका कोई निश्चित घर था और न कोई चिंता। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, परंतु वह उत्कृष्ट जंगली नोबल सैवेज था। इसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण न थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श न थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। कालांतर में यानी जैसे समय व्यतीत होता गया, मानव जाति की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। जलवायु की भिन्नता में भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों ने रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए, और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य किसने किया?
व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। अंडरस्टैंड? मनुष्य मस्तिष्क में मोह ने जन्म ले लिया और उसने यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन खोजने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। और बस इस भावना के उत्पन्न होते ही क्या हुआ, संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति का पूर्व गायब हो गई। व्यक्ति के संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। शक्तिवान व दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली तथा औरों को कम व खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। अतः बच्चों इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या? रूसो कहता है कि वह व्यक्ति राज्य की स्थापना का कारण है जिसने एक छोटे से बाड़े को घेर कर ये कहा कि ये मेरी भूमि है। ओके, यहां से तेरी मेरी भावना उत्पन्न हो गई, संघर्ष बढ़ने लगा। तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था के मानव ने ये सोचा कि ऐसी कोई शक्ति की आवश्यकता है जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। ठीक है, अगले वीडियो में अपन उसके अनुबंध के स्वरूप और राज्य के स्वरूप की चर्चा करेंगे। ओके।